हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड ऑफ मूवीज। इन द ओपनिंग सीन हमें दो क्लोज फ्रेंड्स जेरी और माइक से मिलाया जाता है, जो जेरी के गर्लफ्रेंड लिसा के साथ रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोनों ये अस्यूम करते हैं कि लिसा उसे चीट कर रही है। रिवेंज लेने के चक्कर में माइक सजेस्ट करता है कि जेरी भी लिसा को चीट करे, लेकिन जेरी को ये समझ नहीं आता कि वो कैसे ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसका कोई और लव इंटरेस्ट नहीं है। माइक इसके लिए सोल्यूशन क्लेम करता है और जेरी को एक ब्रॉथल ले जाता है। प्रॉमिस करता है कि उसने जेरी के लिए कुछ स्पेशल अरेंज किया है। ये पहले से ही एक स्टूपिड आइडिया लग रहा है। उनके जर्नी के दौरान जेरी से कहा जाता है कि वो अपने फेस को एक प्लास्टिक बैग से कवर करे ताकि उसके लिए प्रॉपर सरप्राइज क्रिएट हो सके। जब वे फाइनली ब्रॉथल पहुंचते हैं तो उन्हें ओनर मैडम जोरा ग्रीट करती। हम देखते हैं कि जगह का एटमॉस्फेयर कुछ सही नहीं है और सबसे अजीब बात यह है कि एस्कॉर्ट्स पहले से ही जेरी का नाम जानती है। इसके बाद जेरी को एक एम्प्टी और डार्क रूम में डायरेक्ट किया जाता है और उसे बाहर से लॉक कर दिया जाता है, जो उसे कंफ्यूज कर देता है। जैसे ही वो रूम को एक्सप्लोर करता है, उसे एक ब्लैक बॉक्स मिलता है जिसमें लिखा होता है स्टिक इट इन हियर। पहले तो उसे ये अम्यूजिंग लगता है, लेकिन इवेंचुअली वो अपनी पैंट्स अनबटन करता है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगता है। इस बीच माइक को एडजेसेंट रूम में 3 और वर्कर्स के साथ संभोग करते दिखाया जाता है। अपने आप को एंजॉय करते वक्त अचानक उसे जेरी की लाउड स्क्रीम सुनाई देती है, जो उसे पैनिक करवा देती है। तो बिना वक्त वेस्ट किए वो लेडीज को छोड़ता है और अपने फ्रेंड के पास रश करता है, सिर्फ ये पाने के लिए कि जेरी अनकॉन्शियस पड़ा होता है बेड पर। माइक अस्यूम करता है कि जेरी फिनिश कर चुका है, तो वो उसकी पैंट्स बटन अप करता है, उसे कार में रखता है और ड्राइव करके ले जाता है। उनके वे बैक पर जेरी कॉन्शियसनेस रीगेन करता है और पहले से ज्यादा हैप्पी लगता है। वो ये भी एक्सप्रेस करता है कि वो फिर से ये करना चाहता है, लेकिन माइक उसे चीजें आराम से लेने की एडवाइस देता है। एक्सप्लेन करता है कि ये सो कॉल्ड स्पेशल चीज एक वन टाइम इवेंट है। वो ये भी मेंशन करता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर भी माइक प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही एक और विजिट अरेंज करे। घर पहुंचने पर लिसा जेरी से पूछती है कि वो कहाँ था और वो सिंपली प्रिटेंड करता है कि वो माइक के साथ ड्रिंकिंग कर रहा था। एक मोड में लिसा रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, असर्ट करती है कि जेरी इनफर्टाइल नहीं और उसके स्पर्म स्विमिंग केपेबल है। ये रेवलेशन जेरी को शॉक करता है और उसे विश्वास करने में स्ट्रगल होती है। वो ये क्वेश्चन करता है कि बेबी सच में उसका है या नहीं, लेकिन ये सिर्फ लिसा को और अपसेट कर देता है। अगले दिन जेरी काम पर जाता है और माइक से मिलता है। वो ब्रॉथल हाउस के लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन माइक इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है और उसे दूर रखने की कोशिश करता है किसी अननोन रीजन के लिए। डेस्परेट होकर वापस उस जगह जाने के लिए जेरी इंटरनेट पर सर्च करता है, होपिंग कि उसे उसका पता मिल जाए। थोड़ी देर बाद वो एक इसी तरह की प्लेस फाइंड करता है जो मिस्टिक वांडा नाम की औरत ओन करती है। बिना वक्त वेस्ट किए जेरी उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है और वांडा से मैडम जोरा के बारे में पूछता है। पहले तो वो औरत अनजान प्रिटेंड करती है, लेकिन जब जेरी उसे कुछ कैश ऑफर करता है तो वो जल्दी से उसे क्रीपी लुकिंग ब्रॉथल हाउस का एड्रेस दे देती है। कुछ ही देर बाद जब जेरी उस जगह पहुंचता है तो मैडम जोरा उसे डोर पर ग्रीट करती है और इन्फॉर्म करती है कि वो लोग बंद, लेकिन जेरी उसे ट्वाइस द अमाउंट ऑफर करता है और समहाउ उसे परसुएड कर लेता है कि वो उसे स्पेशल पैकेज के लिए एक्सेस दे दे, एक और बार के लिए। फिर उसे वही ईरी रूम में ले जाया जाता है जो एनिग्मेटिक बॉक्स कंटेन करता है। जेरी पहले जैसे प्रोसीजर फॉलो करता है, डाइपी और डोंग इन द डार्क डेन अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हुए। जब इस बार वो फुली कॉन्शियस होता है, जब वो खत्म करता है, उसकी क्यूरियोसिटी राइज होती है क्योंकि वो मिस्टीरियस बॉक्स के सीक्रेट्स अनकवर करना चाहता है। वो अपने फोन की फ्लैशलाइट यूज करके होल के थ्रू देखने की कोशिश करता है और इवन फोर्सफुली ओपन करने की भी कोशिश करता है, लेकिन डिस्कवर करता है कि वो बाहर से लॉक्ड है। कुछ देर बाद मैडम जोरा रूम में एंटर करती है उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि उसका सेशन ओवर हो गया है, लेकिन वो जेरी को फोर्सफुली बॉक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हुए पाती है। वो इंटरफियर करने की कोशिश करती है, लेकिन जेरी अपनी डेस्परेशन में कंज्यूम होकर उसके कंटेंट्स रिवील करने के लिए वायलेंटली उसे ग्राउंड पर किक करता है और उसे मौत तक स्टॉम्प कर देता है। इसके बाद वो मिस्टीरियस बॉक्स ग्रैब करता है और प्रेमिसेस से भाग जाता है। वो फिर एक होटल रूम रेंट करता है 6 दिन के लिए, बॉक्स को अपने साथ छुपाते हुए। मीनवाइल ब्रॉथल हाउस पर डिटेक्टिव बार्न्स को डेथ केस इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखाया जाता है। वो आइवन को क्वेश्चन करने पर फोकस करता है, जो ब्रॉथल के सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आइवन क्लेम करता है कि उसे कुछ नहीं पता, स्टेटिंग कि क्राइम के दौरान वो एब्सेंट था क्योंकि वो ग्रोसरीज परचेज करने गया था। अगले दिन जेरी वापस काम पर होता है, लेकिन उसका माइंड रीसेंट सिंफुल एक्ट से डिस्टर्ब्ड होता है। वो सिंपली ये फैक्ट शेक ऑफ नहीं कर पाता कि उसने किसी को मार डाल। काम के बाद वो वापस होटल जाता है और अपनी डिजायर्स में इंडल्ज करता है। एक बार फिर जब वो खत्म करता है, वो क्यूरियसली अपना हाथ मिस्टीरियस बॉक्स के होल में डालता है, सिर्फ एक जेली लाइक स्टिकी सब्सटेंस डिस्कवर करने के लिए। इंट्रीग वो स्टिकी लिक्विड के साथ अपने आप को टच करना शुरू करता है, जो उसकी प्लेजर को इंटेंसिफाई करता है, इंडिकेटिंग कि सब्सटेंस में कुछ मैजिकल है। जेरी और भी लिक्विड एक स्मॉल बॉटल में कलेक्ट करता है। घर जाने से पहले जब वो पहुंचता है, लीसा उसकी लेटनेस के रीजन के बारे में पूछती है और जेरी सिंपली एक वर्क रिलेटेड एक्सक्यूज बना लेता है। जेरी बोलता है, मैं तो बिल्कुल उसमें डूबा हुआ था। रात को जब वो अकेला बिस्तर पे होता है तो वो चिपचिपी लिक्विड का इस्तेमाल प्लेजर के लिए करने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त लीसा अचानक रूम में आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। तुरंत सोचने लगता है और एक बहाना बनाता है, प्रिटेंड करते हुए कि वो लीसा को सरप्राइज देने वाला
साथ। इसके बाद दोनों सेक्स में एंगेज करते हैं, लेकिन जेरी डेस्परेट और अग्रेसिव रहता है, जिसकी वजह से लीसा को अजीब सा लगता है। उसने कभी एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं किया था। अगली सुबह जेरी जाने की तैयारी करता है, प्रिटेंड करते हुए कि उसको एक क्लाइंट से मिलना है। पिछले कुछ दिनों से जेरी के अजीब बिहेवियर को देखते हुए लीसा माइक से कांटेक्ट करती है और पूछती है कि क्या जेरी किसी सीक्रेट अफेयर में इन्वॉल्व्ड है। माइक के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पर वो वादा करता है कि अगर उसको कुछ शक होता है तो वो लीसा को जरूर बताएगा। बाद में जब लीसा शावर ले रही होती है तो उसके स्टमक में अचानक और तेज दर्द होता है, जिसका नतीजा ब्लीडिंग होता है। ये शायद उस चिपचिपी सब्सटेंस की वजह से होता है जो जेरी ने लास्ट नाइट यूज किया था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बार्न्स क्राइम सीन पे होता है, जहाँ उसको मैडम जोरा की बुक शेल्फ में कुछ ऑकल्ट बुक्स मिलती हैं। आइवान उसको बताता है कि मैडम जोरा उन बुक्स का इस्तेमाल करके कर्सेस कास्ट करती थी। फिर वे ईरी रूम में जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि ब्लैक मिस्टीरियस बॉक्स मिसिंग है। होटल में जेरी फिर से अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसको पेन फील होती है अपने लोअर एब्डोमेन में। जल्दी से बॉक्स से निकलते हुए उसको अपने बेली बटन के नीचे ब्रूजेस दिखते हैं। ये देखकर जेरी परेशान हो जाता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कुछ टेस्ट्स करता है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है और उसको रेगुलर इंटरकोर्स न करने की सलाह देता है। इसके बाद जेरी अपने सभी मीटिंग्स कैंसिल कर देता है और घर लौटकर रेस्ट करता है। दुर्भाग्य से इन्फेक्शन उसके स्टमक रीजन तक स्प्रेड होने लगता है। ऊपर से लीसा उसके पास आती है और अपने मिसकैरेज की हार्ट ब्रेकिंग न्यूज देती है, मगर जेरी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और बस कहता है कि वे फिर से ट्राई कर सकते हैं। पेनफुल ब्रूजेस और मेडिकल एडवाइस के बावजूद जेरी चिपचिपी सब्सटेंस यूज करने का एडिक्शन छोड़ नहीं पाता। अगले दिन वो फिर से होटल रूम में वापस जाता है अपनी ऑब्सेशन के चलते, लेकिन जब वो अपनी ड्वार्फ स्टार को ब्लैक होल में डालने वाला होता है तो उसको पता चलता है कि बॉक्स अब चिपचिपी सब्सटेंस से खाली है। अब जब वो अपनी एरोटिक ड्राइव को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो डेस्परेट होकर ब्लैक बॉक्स को ओपन करने के तरीके ढूंढता है। उसके बाद जेरी एक नियर बाय हार्डवेयर स्टोर जाता है और एक लॉक कटिंग टूल खरीदता है। फिर वो होटल रूम लौटकर सक्सेसफुली मिस्टीरियस बॉक्स अनलॉक कर लेता है। इसके बाद वो इसकी सीक्रेट वर्क को पुनः प्राप्त करता है और खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आगे बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली परिणाम भयानक होते हैं, क्योंकि उसके शरीर पर चोटें फैलती रहती हैं। घर पर लीसा जेरी के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को खोजती है, जो एक्सेसिव विथड्रॉवल्स प्रकट करता है जो होटल रूम रेंट करने के लिए यूज हुए थे। इसी समय उसको जेरी के वर्कप्लेस से कॉल आता है, उसे जेरी की एब्सेंस की सूचना दी। ये फाइंडिंग्स उसके डाउट्स को पक्का करते हैं कि जेरी उसे चीट कर रहा है। अपने सस्पेशन से प्रेरित होकर वो उसी होटल ड्राइव करती है, प्रयास करते हुए उसे रेड हैंडेड पकड़ने का। उसके रूम में घुसते ही वो एक अनफेमिलियर सेंट महसूस करती है और मानती है कि ये किसी और औरत की प्रेजेंस है जिसके साथ जेरी अफेयर कर रहा है। लीसा फिर पूरे रूम को सर्च करती है, कुछ सुराग मिलने की उम्मीद से। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बाथरूम में प्रवेश करती है। वहाँ वो शॉकिंगली एक जेली लाइक मूविंग फ्लैश खोजती है जो जेरी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहा था, मगर उससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाए जेरी उसे पीछे से अटैक करता है और टाइटली चोक करता है। जब वो रेजिस्ट करना बंद कर देती है तो जेरी अपनी ग्रिप छोड़ देता है, सोचता है कि उसने उसे मार दिया है, लेकिन उसकी शॉक के लिए वो अभी भी जिंदा होती है। पैनिक में जेरी एक हैवी लॉक कटर उठाता है और उसे ब्रूटली स्ट्राइक करता है, अंत में उसे मार देता है। इस घटना के बाद जेरी रूम से ब्लड स्टेन्स को सावधानी पूर्वक साफ करता है, लीसा के लाइफलेस बॉडी को एक बेडशीट में लपेटता है और उसे अपनी कार में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर वो घर वापस ड्राइव करता है और चुपके से बॉडी को अपने गैराज में डिस्पोज करता है। अगले दिन वो होटल रूम से चेकआउट करता है और पिक्यूलियर मूविंग फ्लैश को अपने साथ ले जाता है। फिर वो घर वापस आता है और अपने बेडरूम को मैडम जोरा के ब्रोथल हाउस जैसे ईरी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफॉर्म करता है। वंस उसका सेटअप कंप्लीट हो जाता है, वो फ्लैश के साथ फिजिकल एक्टिविटीज एंगेज करना शुरू करता है। उसने अपनी एक कल्ट शुरू करना डिसाइड किया है जिसका नाम बोन मेसन्स रखा है। कहीं और माइक मैडम जोरा की मृत्यु के बारे में पता लगाता है और डिसाइड करता है कि वो जेरी को चेक करेगा। जब वो जेरी के रेजिडेंस पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि गैराज डोर खुला है। क्यूरियस होकर माइक हाउस में प्रवेश करता है और जेरी के डिमली लिट बेडरूम की ओर जाता है। उसके सरप्राइज के लिए वो मूविंग फ्लैश खोजता है जो उसे सस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है कि जेरी कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व है। तभी जेरी घर आता है और कैजुअली बात करता है, एक्टिंग एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन माइक सीधे मुद्दे पर आता है और जेरी को भरोसा दिलाता है कि वो उसका दोस्त बना रहे, चाहे कुछ भी हो। वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो जेरी को कवर करेगा, चाहे वो मैडम जोरा के केस में इन्वॉल्व हो या नहीं। हालांकि तब घबराहट फैल जाती है जब जेरी यह बताता है कि उसने लीसा की भी जान ले ली है। परिणामों से डर माइक अपना फोन उठाता है टू कॉन्टैक्ट द पुलिस, लेकिन जेरी उसके सिर को एक प्लास्टिक बैग से कवर करता है और उसको सफोकेट करके मार देता है। अगले सीन में हम जेरी को देखते हैं जिसका बॉडी अब कंप्लीटली डेडली ब्रूजेस से कवर्ड है, बट डिस्पाइट ऑल दिस वह अब भी मूविंग फ्लैश के साथ सो रहा है। लगता है कि वह इससे एडिक्टेड हो गया है। सडनली डोरबेल बजती है और जेरी आंसर करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके पड़ोसी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। लेकिन जेरी अपने बिगड़ती मेंटल स्टेट में उन पर चिल्लाता है कि वह उसकी प्रॉपर्टी से चले जाए। फिर वह अपने बेडरूम वापस आता है और डिस्कवर करता है कि जो मूविंग फ्लैश था वह अब लाइफलेस है। डिस्पेयर से ओवरवेल्म्ड होकर वह आंसुओं में टूट जाता है। अनश्योर आगे क्या करना है, फ्रैंटिकली वह मैडम जोरास ब्रोथल रश करता है और आइवन से असिस्टेंस मांगता है। आइवन उसकी स्टेट देखकर शॉक होता है, फिर भी वह जेरी को पहले वाले क्रीपी रूम में वेट करने को कहता है, जबकि वह डेड फ्लैश को अपने साथ ले जाता है। जब जेरी वेट करता
होता है। उसका बॉडी एक विचित्र चेंज से गुजर रहा होता है। उसके बाल गिर जाते हैं, उसके दांत डिटीरियरेट हो जाते हैं और उसकी स्किन ग्रेजुअली जेली लाइक सब्सटेंस में चेंज हो जाती है, जो उसकी अपीयरेंस को रिपल्सिव बना देता है। मीनवाइल आइवन एक और ब्लैक बॉक्स क्राफ्ट करता है, एक होल के साथ उसी मैसेज को इंस्क्राइब करके पहले वाले क्रीपी रूम में रख देता है। अब जेरी एक सेंटिएंट मैस ऑफ फ्लैश बन चुका होता है। शॉर्टली आफ्टर आइवन प्रोसीड करता है जेरी का सिर उसके बॉडी से डिटैच करने के लिए और उसको ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देता है। फाइनल सीन में डिटेक्टिव बार्न्स ब्रॉथल पे पहुंचता है और आइवन को इन्फॉर्म करता है कि जेरी उनका प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन आइवन डेफली सब्जेक्ट को चेंज करता है और डिटेक्टिव को एक स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफर करता है उस क्रीपी रूम में ले जाते हुए जहां ब्लैक बॉक्स रखा होता है। प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा कंटेंट ला सकते हैं।